Good evening, friends. Welcome back to our YouTube channel. And we were studying the self-paced online modules for CA Final Set A Corporate and Economic Laws, and we were studying the first chapter itself, Appointment and Qualification of Directors. तो अभी हमारा next topic आ गया इसमें independent directors. Legal provisions regarding the independent directors are discussed as follows. Number of independent directors. इन कंपनीज को अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, और कितने अपॉइंट कर सकते हैं? लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो, उसमें से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से कम 1/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके एटलीस्ट 1/3 कम से कम क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। 1/3 को राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट वन में, ठीक है। अदर पब्लिक कंपनीज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज taking a step in this direction. Rule 41 of companies appointment and qualification of directors rules 2014 has been framed, which states that the following class or classes of companies shall have at least 2 directors as independent directors. तो बाकी पब्लिक कंपनीज में क्या इक्वेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके? अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 1/3 मिनिमम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है, बाकी पब्लिक कंपनीज में क्या है, कहता कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे इन पब्लिक कंपनीज में, अगर ये अनलिस्टेड है। कौन सी पब्लिक कंपनीज में? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और इन सच पब्लिक कंपनीज विच हैव ए टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और लिखा हुआ है सब में, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इन तीनों में से तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में। All such public companies which have in the aggregate outstanding loans, debentures and deposits exceeding 50 crore rupees. तो अगर एक भी कंडीशन इन तीनों में से सेटिस्फाई हो जाती है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को 2 डायरेक्टर्स कम से कम इंडिपेंडेंट रखने होंगे, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे। कौन सी पब्लिक कंपनीज को? जो अनलिस्टेड है और जिनमें इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर इनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए से या ज़्यादा हो, या फिर अगर इनकी जो टर्नओवर है, सेल्स है इनकी जो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर इनके जो लोन्स हैं आउटस्टैंडिंग या जो डिपेंचर्स और डिपॉजिट्स इन्होंने रखवाए हैं तो वो 50 करोड़ से ज़्यादा के हों। तो 10, 50 और 100 हो गया ना, 10, 50 और 100 की लिमिट। 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज़्यादा, 50 करोड़ के डिबेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट्स अगर आउटस्टैंडिंग हो या उससे ज़्यादा, या फिर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर टर्नओवर हो। तीनों में से अगर एक भी लिमिट सेटिस्फाई हो गई लिस्टेड पब्लिक कंपनी की तो इनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे। और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के एटलीस्ट 1/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। अब आगे चलते हैं। Requirement of a higher number due to composition of its audit committee if a public company covered under the above rule is required to appoint a higher number of independent directors, then such higher number of independent directors shall be applicable to it. अब ऑडिट कमेटी का अगर कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा हुआ कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है अगर उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हुए तो फिर वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे अपनी ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन की वजह से, ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग। अब वो रूल आगे आएगा जब हम तब देखते हैं। तो अभी ऐसे समझ लेते हैं इसको कि ड्यू टू द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी, if a public company covered under the above rule is required to appoint a higher number of independent directors, then such higher number of directors shall be applicable to it. कि अगर ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन की वजह से अगर एक पब्लिक कंपनी ऊपर वाले रूल में आ रही है तो उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। ऐसा ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड सच हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी एप्लीकेबल टू इट। As per section 177(2) of the Act, the audit committee shall consist of minimum of 3 directors with independent directors forming a majority.
तो ऑडिट कमेटी अगर होगी तो उसके अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? 3 डायरेक्टर्स होंगे और मेजॉरिटी कितनों की होंगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ही मेजॉरिटी होगी। तो हमने ऊपर वाली जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पढ़ी है जिसमें 10, 50 और 100 की लिमिट है, 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम, या फिर 100 करोड़ 50 करोड़ के लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स अगर आउटस्टैंडिंग हो, या फिर 100 करोड़ का सेल्स और टर्नओवर या उससे ज़्यादा हो, तो उसमें कह रहे थे ना कि 2 मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी बनेगी कंपनी में तो ऑडिट कमेटी के अंदर कहता कि कम से कम 3 डायरेक्टर तो होंगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होगी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे उसमें, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। तो अगर इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, अभी सिर्फ ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं कि अगर ऑडिट कमेटी जो है अगर उसमें ज़्यादा डायरेक्टर हों तो भी उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो मेजॉरिटी बनाएंगे। अगर मान लो कि ऑडिट कमेटी में अगर 7 होंगे डायरेक्टर्स, सपोज, अभी तो ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 होने चाहिए, तो फिर 3 में से 2 तो इंडिपेंडेंट ही होंगे। अभी ऊपर वाले रूल में पड़ा ही है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जिसमें 10, 50 और 100 की लिमिट लग रही है, तो उसमें अगर 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑडिट कमेटी में अगर है ही 3 तो फिर मेजॉरिटी होगी कहता है इंडिपेंडेंट की, तो फिर 2 तो होंगे इंडिपेंडेंट। और वैसे भी ऊपर वाला रूल भी कह रहा है कि 2 चाहिए ही चाहिए 10, 50 और 100 की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, ठीक है। और अगर मान लो अगर ऑडिट कमेटी में अगर 7 डायरेक्टर अगर हो गए तो फिर भी ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो फिर 4 हो जाएंगे ना उस केस में। तो उस केस में क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए तो 7 में से मेजॉरिटी क्या होगी? फिर 3 तो हो नहीं सकती, 4 ही होगी ना फिर। तो फिर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। अगर ऑडिट कमेटी में जितने ज्यादा डायरेक्टर हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ही होगी, ठीक है। तो उस केस में हायर नंबर एप्लीकेबल होगा एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसमें 10, 50 और 100 की लिमिट लगती है। 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, और 50 करोड़ का क्या डिबेंचर लोन्स आउटस्टैंडिंग और वो ठीक है, और डिपॉजिट्स रखवाएं अगर, या फिर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर। तो और तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली, तो इसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। और अगर इन कंपनी में एक ऑडिट कमेटी फॉर्म होती है तो ऑडिट कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी बनाएंगे। तो अगर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हैं तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो वैसे ही होंगे, और 2 तो ऊपर वाला रूल भी कह रहा हो अगर। लेकिन ऑडिट कमेटी में अगर ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुए तो फिर मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही बनाएंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस केस में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। Intermittent vacancy of an independent director. Any intermittent vacancy of an independent director shall be filled up by the board at the earliest, but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. यही सेम हमने आई थिंक वुमेन डायरेक्टर में भी सेम पढ़ा था। एक बार ऊपर चल के रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से ना, 1 मिनट ही लगाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। एक सेकेंड। हाँ है ना, सेम रूल है, फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर, कि बोर्ड जल्दी से जल्दी भरेगी बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो कम से कम 3 महीने मिल रहे थे वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी भरने को, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी यही कह रहा है कि या तो अगली बोर्ड मीटिंग में भरेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी को, या फिर 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। लेटर का क्या मतलब है कि कम से कम 3 महीने तो मिल ही रहे हैं, कि अगर मतलब अगली बोर्ड मीटिंग 3 महीने के बाद है तो फिर 3 मंथ्स अभी हो गए वैकेंसी को, लेकिन उसके बाद बोर्ड मीटिंग है तो लेटर वाली डेट तो फिर बाद में ही होगी ना। तो फिर मतलब 3 मंथ्स तो हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, ठीक है। अब जैसे मान लो आज 27 मार्च है, कर लो 26 अप्रैल, 26 मई, 26 जून, 26 जून तक 3 महीने हो गए, तो 26 जून 25, लेकिन हमने मीटिंग रखी है 30 जून को, तो फिर लेटर डेट पे होगा ना 3 महीने, या फिर द डेट ऑन विच द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज विच एवर इज लेटर। तो अगर 30 जून को अगर मान लो ड्यू डेट है मीटिंग की तो फिर 30 जून को भरेंगे। और अगर बोर्ड मीटिंग मान लो 3 मंथ से पहले ही हो गई तो फिर उसने बोला कि जो जो लेटर वाली डेट है 3 महीने या फिर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। मान लो अगर आज जैसे 27 मार्च है तो 26 जून को 3 महीने हो रहे हैं, मान लो 1 जून को अगर हमारी बोर्ड मीटिंग है नेक्स्ट, तो 1 जून को तो फिर भरेंगे नहीं, क्योंकि लेटर डेट कब है, लेट वाली डेट कौन सी है, 26 जून है, तो 26 जून को भरेंगे, ठीक है। तो ये सेम वुमेन डायरेक्टर वाला रूल हो गया, हमने डिस्कस करने की वैसे इसको जरूरत नहीं थी बार बार, बट स्टिल हमने सोचा कि एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको। चलो, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी और वुमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी का बिल्कुल सेम रूल है, ठीक है। ड्यूरेशंस ऑफ द कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड।
A company which was obligated to appoint independent directors shall not be required to make such appointment if it ceases to fulfill any of the three conditions relating to the paid up share capital or turnover or outstanding loans or debentures or deposits, etc. for 3 consecutive years. It shall again be required to appoint independent directors if it starts meeting any of such conditions. तो मतलब कितनी देर के लिए, अगर मान लो कि इनमें से if they cease to fulfill any of the 3 conditions, इनमें से एक ही अगर और लिखा हुआ था सब में, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ते थे कम से कम 2। ठीक है, ऐसा कौन सा रूल कह रहा है? रूल 4(1) ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को रखना पड़ता था, वही अगर 10, 50 और 100 की लिमिट है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी रूल सेटिस्फाई हो जाता है तो रखने पड़ते थे कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और अगर ऑडिट कमेटी बनती है तो उस केस में ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और जिसमें से मेजॉरिटी के होंगे इंडिपेंडेंट होते थे, तो उसमें भी 2 इंडिपेंडेंट ही होंगे, 3 में से मेजॉरिटी 2 की होगी। और अगर ज़्यादा ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर्स होंगे तब भी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उस केस में 2 से ज़्यादा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों कंडीशंस इनमें से एक भी लग जाती थी तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाता था, रूल 4(1) पब्लिक कंपनियों को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों को। अगर अब क्या हुआ कि अगर इन वो कंडीशन जो ये सेटिस्फाई कर रहे थे, या तो शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो गई पब्लिक कंपनी का, या फिर मान लो टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो गया, फिर लोन्स इनके या डिवेंचर्स या फिर डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के हो गए, अगर मान लो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, अगर वो कंडीशन इफ इट सीजेस टू सेटिस्फाई सच कंडीशन, कि मींस कि अगर वो अब कैपिटल कम हो गई या तो 10 करोड़ से, या टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो गया, जिस कंडीशन की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़े थे, अगर वो कंडीशन ही सीज कर जाते हैं अब सेटिस्फाई करना, 50 करोड़ से नीचे आ गए डिबेंचर्स, रिडीम कर दिए मान लो, तो उस केस में क्या होगा, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो लिमिट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, एंड दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये कहता कम से कम 3 लगातार साल के लिए अगर ऐसा होता है, मतलब they should cease to satisfy any of the 3 conditions stated above for a period of 3 consecutive years। 3 लगातार सालों के लिए अगर ये ऐसी ये जो कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तीनों ही कंडीशन, एक भी कंडीशन इनमें से एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए 3 सालों में लगातार, एक भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए 3 लगातार सालों के लिए। इफ दे सीज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ दी 3 conditions mentioned above, then they shall not be required to appoint an independent director। ठीक है, तो आगे चलते हैं। It shall again be required to appoint independent directors if it starts meeting any of the such conditions। तो वही मतलब जब ये कंडीशन, अगर मान लो 3 साल लगातार 3 साल हो गए कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, उसके बाद मान लो फिर से इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गई, या 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की इनकी वो हो जाती है, क्या नाम से, लोन्स हो जाती हैं, डिबेंचर्स और डिपॉजिट, या 100 करोड़ या उससे ज़्यादा से इनकी सेल्स हो जाती है, तो उस केस में अगर फिर से ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। लेकिन अगेन फिर अगर ये कंडीशन सीज टू सेटिस्फाई, मतलब इफ दे सीज टू सेटिस्फाई सच अ कंडीशन, फिर से अगर इनकी ये लिमिट से नीचे आ जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, तो कम से कम 3 साल तक वो लिमिट्स जो है इनकी वापस नहीं बढ़नी चाहिए कम से कम, तब जाकर इनको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो लिमिट है इनके ऊपर अप्लाई, तब जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये जो अपॉइंटमेंट का रूल है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 3 साल इनको ये रूल सेटिस्फाई नहीं करना, तब जाके इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अपॉइंट करने से रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब फिर से वो उस तीनों लिमिट्स में से किसी में भी आ जाएंगे फिर दोबारा अपॉइंट कर लेंगे। The explanation to Rule 4(1) clarifies that the paid up share capital or turnover or outstanding loans, debentures and deposits, as the case may be, as existing on the last date of the latest audited financial statements shall be taken into account। तो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स जो लास्ट डेट पे हैं, लास्ट डेट
ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन, लास्ट डेट कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेटेस्ट वाले हैं उनकी जो लास्ट डेट थी उस वक्त पे इनका कितना कितना ये था शेयर कैपिटल, टर्नओवर इनका, और डिबेंचर्स और लोन्स का अमाउंट ना, तो वो जितना जितना लास्ट डेट ऑफ द ऑडिट लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये देखेंगे ये सारी लिमिट्स ना। exempted classes of listed public companies, unlisted public, अच्छा ठीक है, तो फटाफट एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इसलिए एक बार रिपीट करते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में अगर लिस्टेड है पब्लिक कंपनी तो एटलीस्ट 1/3 होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट, ठीक है, एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। और अनलिस्टेड में कितने होने चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर वही 10, 50 और 100 की लिमिट लग रही है तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। ऑडिट कमेटी अगर रखी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से 2 कम से कम इंडिपेंडेंट होंगे ही ऊपर वाली लिमिट के अकॉर्डिंग, और अगर ज्यादा ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर्स होंगे तो उसमें भी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे। अगर मान लो कि 7 डायरेक्टर्स हो गए ऑडिट कमेटी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी बनाएंगे, तो फिर उस केस में तो 4 हो जाएंगे, मींस कि ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑडिट कमेटी का साइज कितने उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर उसमें से मेजॉरिटी कितने होंगे, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे, और मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। एक ऑडिट कमेटी अगर होगी तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे। कंडीशन हमने देख ली, कब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर 3 लगातार साल तक इफ दे सीज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस, एनी ऑफ द अबव नहीं, जिस मतलब मान लो कि सारी कंडीशंस, ये तीनों कंडीशनें अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे लगातार 3 साल तक, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करना, तो फिर इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से छूट मिल जाएगी, फिर ये हटा देंगे उसको। लेकिन अगर वही इनको उसके बाद अगर फिर से एक भी लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल हो गई तो फिर से इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ जाएगा। और ये लिमिट्स कौन सी डेट को देखेंगे, जो लास्ट ड्यू डेट होती है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो लास्ट ड्यू डेट होती है, मतलब जब आरओसी को सबमिट करने की जो लास्ट ड्यू डेट होती है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उस डेट पे देखेंगे ये तीनों लिमिट्स, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये वाली जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये रूल 4 सब रूल 1 में नहीं आ रही है। रूल 4 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट का तो यही बता रहा है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, और मिनिमम इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने ही रखने पड़ेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। लेकिन ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो हैं ये इस रूल में नहीं आ रही हैं, तो मतलब ये इस रूल से एग्जेम्प्टेड है, रूल 4 सब रूल 1 से, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फिर ये रूल एक बार। A joint venture wholly owned subsidiary and a dormant company as defined under section 455 of the act। अगर एक जॉइंट वेंचर है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पहली बात तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, तो अभी के लिए बस ऐसे ही याद कर लेते हैं कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर एक जॉइंट कंपनी है तो उसको ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ये रूल जो है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने वाला, ये नहीं एप्लीकेबल होगा। होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और इसके सारे शेयर्स 100% शेयर्स कोई कंपनी होल्ड करती है, तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी होगी ना, तो होली ओन्ड सब्सिडरी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ये कंडीशन नहीं लगती कि मिनिमम इतने डायरेक्टर होने चाहिए इसमें। डॉर्मेंट कंपनी तो वही होती है ना, सेक्शन 455 में जो डिफाइंड है, डॉर्मेंट का मतलब जैसे डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है, भी बंद हो चुका है जो ज्वालामुखी, जो अब नहीं फटता, तो वैसे डॉर्मेंट कंपनी का वही जो फंक्शनल नहीं है, जो ठीक है, जिसके ऑपरेशंस बंद पड़े हैं, तो वो 455 में डिफाइंड है कि डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है। तो हमें ये पता लग गया कि कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां ऐसी हैं जिसमें रूल 4 नहीं लगा, सब रूल 2 यही बता रहा था कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, ठीक है। तो रूल 4 में ये एग्जेम्पशंस है, भाई ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां उतने नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं रखेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जेम्पशन में आ रही है। कौन सी है, एक तो जॉइंट वेंचर है, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब जिसके 100% शेयर्स किसी कंपनी ने होल्ड किए हुए हैं, या फिर एक डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है।
डोरमेंट कंपनी तो वैसे ही बंद पड़ी है ना, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो कंपनी ही बंद है। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी जिसके सारे शेयर किसी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने ज़रूरी नहीं है। या फिर एक जॉइंट वेंचर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने ज़रूरी नहीं है। अब ये टेबल एक बार ही देख लो, नज़र मार लो, ये हम पढ़ चुके हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को कम से कम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 रखने हैं। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों पे ये 10, 50 और 100 वाली लिमिट पे कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। और अगर ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में अगर मान लो मैंने ऑडिट कमेटी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट हो गए, तो मतलब 2 तो होंगे ही, उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है ना, और अगर ज़्यादा वो है तो आपको हम बता ही चुके हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है ऑडिट कमेटी का, उसके अकॉर्डिंग होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन 2 तो मिनिमम होंगे। और लगातार 3 साल के लिए अगर ऊपर वाली तीनों कंडीशंस जो हैं अगर ये नहीं अप्लाई हो रही, तो उस केस में क्या होगा कि उसके एनी ऑफ द 3 कह रहा है, पर उस तरीके से तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना कि अगर और था कि अगर एक कंडीशन उसमें से लग जाती थी तो फिर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम रखने ही पड़ते थे। तो अब ये सीज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन कब होगा कि अगर लगातार 3 साल तक एक भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई नहीं हो रही। एनी ऑफ दी अबव का मतलब भी तीनों, हाँ भी वही बात हो गई ना, भी तीनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई नहीं करनी लगातार 3 साल तक, तो उसके फिर ये बच जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने से। मिनिमम नंबर ऑफ जो अब जैसे 2 रखने पड़ते थे मिनिमम, फिर इनको अपॉइंट नहीं करेंगे अगर तीनों ही कंडीशंस ये सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है कि हाँ अभी 2 रखने ही रखने हैं, ये रूल किसके ऊपर नहीं लगता? रूल 4 सब रूल 1 जॉइंट वेंचर्स पे नहीं लग रहा, होली ओन्ड सब्सिडरी पे नहीं लग रहा, और एक डोरमेंट यानी कि जो कंपनी डिसफंक्शनल है उसके ऊपर भी नहीं लग रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149(6). In relation to a company, an independent director means a director other than a MD or whole-time director or a nominee director and who fulfills the following criteria। अब ये बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है और कौन बन सकता है, उसके इंडिपेंडेंस का एक क्राइटेरिया है पहली बात तो। ठीक है, अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होता कभी भी, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर तो हर समय कंपनी में ही काम करता है, ये तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए स्मूथली अपने डिपार्टमेंट को ये हेड करते हैं और उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि हाँ भी जो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ये फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के ये हेड होते हैं और इनकी जिम्मेवारी होती है कि जिन डिपार्टमेंट्स के ये हेड हैं वो डिपार्टमेंट स्मूथली ऑपरेट करें, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते थे ये नॉन एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे, डिस्कशंस में, और उसमें पॉलिसीज बनाते थे कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और ये बाकी डायरेक्टर्स को भी ठगी चोरी और गलत काम करने से रोकते थे। ऐसा कोई भी काम जो हमारे इकोनॉमी के लिए मतलब वो हो, गलत हो, या हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए ठीक ना हो, तो वो गलत काम करने से ये रोकते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस कौन लोग बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कहता कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता, या नॉमिनी डायरेक्टर जो जो होता है, एमडी होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, और जो ये नहीं होते एक तो, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो पढ़ते हैं, इन रिलेशन टू ए कंपनी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर एंड हु फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। Who in the opinion of the board is a person of integrity, ठीक है, and possess relevant expertise and experience। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अब इसका क्राइटेरिया क्या है इंडिपेंडेंस का, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको
समझते हैं कि ही इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, कि मतलब इज्जतदार आदमी है ये, एंड इसको रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इसके पास है, भी इसके पास ज्ञान भी है, तजुर्बा है और एक्सपर्ट है ये, ठीक है, एक्सपीरियंसड है, बोर्ड को ऐसा लगता है, ठीक है। तो बोर्ड का एक फेवरेबल ओपिनियन होना चाहिए इसके प्रति कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, ये खुददार ईमानदार आदमी है और ही पोजेसेस द रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, एग्जेम्पशंस क्या है? कहता गवर्नमेंट के कंपनी के केस में ना बोर्ड को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी, और एज द केस में बी दी स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह क्या होते हैं? मिनिस्ट्री होती है वो, मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर हो तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक फेवरेबल ओपिनियन, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस का क्या क्राइटेरिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उस कंपनी का इस बंदे के प्रति एक फेवरेबल ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, कि ये एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है इसको, ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में किसका ओपिनियन फेवरेबल होना चाहिए? बोर्ड की जगह जो मिनिस्ट्री है, मतलब इन चार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ दिस कंपनी, जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो जिस मिनिस्ट्री के नीचे, गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट करना है, तो जिस मिनिस्ट्री के नीचे ये गवर्नमेंट कंपनी आ रही है या जिस डिपार्टमेंट के नीचे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस कंपनी की, इस गवर्नमेंट कंपनी को चला रही है, जो वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री या वो, ठीक है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, जो इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके फेवर में ये होना चाहिए अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, और इसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड्स मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी, ठीक है, या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब वो किसी भी तरह से इनके साथ, जैसे होता है ना कि कंपनी का ये प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर्स कौन होते हैं कंपनी के? जो शुरुआत में मतलब कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, लिस्टिंग करवाते हैं, जो सारा कुछ मतलब शुरुआत में जो कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स जैसे खरीद लेते हैं ना, तो वो प्रमोटर होते हैं जो शुरू करते हैं कंपनी को। तो ना ये कभी पहले प्रमोटर था कंपनी का और ना ये अब प्रमोटर है कंपनी का, ठीक है। या फिर ये इसके साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, होल्डिंग सब्सिडरी या इसके साथ जो एसोसिएटेड है कंपनी, ये उनका भी प्रमोटर कभी ना तो है ना कभी था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस की एक कंडीशन हो गई कि ना ये प्रमोटर है इस कंपनी का अभी, ना कभी था, और इससे एसोसिएटेड जितनी भी कंपनियां हैं जो इसके रिश्ते में आती हैं, रिलेटेड पार्टीज हो गई ना ये सारी, जैसे होल्डिंग या सब्सिडरी रिलेटेड पार्टीज होती हैं, होल्डिंग सब्सिडरी या इसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, उनका भी ये कभी प्रमोटर ना अभी है ना कभी था, ना इस कंपनी का प्रमोटर है और था, ठीक है। तो उस केस में भी ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट कहलाया जाएगा। हु इज नॉट, अच्छा प्रमोटर्स के भी रिलेटेड नहीं है ये, ना ये कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ रिलेटेड है। Who is not related to promoters or directors in the company, its holding subsidiary और associate company। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट के साथ कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का ना तो ये प्रमोटर है ना कभी था, और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ भी इसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। who has or had no who has or had no pecuniary relationship other than remuneration as such director, or having a transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company, its holding subsidiary or associate company, or their promoters or directors during the immediately two preceding financial years or during the current financial year। अब ये पेक्यूनियरी इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि ना तो इसको कोई रेमनरेशन मिल रही है डायरेक्टर के तौर पे कभी पिछले 2 सालों में ना, या फिर 10% इसकी टोटल इनकम से 10% से ज़्यादा का कभी इसने ट्रांजैक्शन किया नहीं,
इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के साथ में, या इसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ, ड्यूरिंग दी 2 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर इसी साल में, जिस साल में ये इंडिपेंडेंस इसकी चेक कर रहे हैं, या जिस साल में इसको एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट देख रहे हैं ना इसका। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट का क्या मतलब है? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप इसकी इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है या नहीं, ये चेक कैसे करेंगे कि ये पिछले 2 सालों में, देखो अभी जिस साल में अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक तो उस साल में, और उसके पिछले 2 सालों में, इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भी इसका कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट या पेक्यूनियरी रिलेशनशिप उस कंपनी में नहीं है। इस साल में और पिछले 2 सालों में उस कंपनी में इसकी कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट या पेक्यूनियरी रिलेशनशिप उस कंपनी के साथ नहीं है जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करा जाना है। और वो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कब नहीं माना जाएगा कि इसको ना तो इस साल में ना पिछले 2 साल में कोई इसको रेम्युनरेशन मिली एज अ डायरेक्टर इस कंपनी से, और अगर इसने कोई ट्रांजैक्शन भी मान लो की है इस साल में या पिछले 2 साल में, तो वो ट्रांजैक्शन अमाउंट इसकी टोटल इनकम जितनी है ना, एनुअल इनकम, उसमें से 10% से ज़्यादा नहीं है, उसके 10% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। या फिर कोई अमाउंट जो कंपनी के क्राइटेरिया में प्रिस्क्राइब्ड होगा इंडिपेंडेंस जज करने के लिए, मतलब कई कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख देंगी ना कि हाँ भाई ये क्राइटेरिया है भाई हमारी इंडिपेंडेंस देखने के लिए, मतलब तो मतलब ऐसे समझ लो कि कंपनी खुद भी बता सकती है कि हाँ भी अगर इस अमाउंट से नीचे का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लिखे ना अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है ना, तो मतलब कोई भी आर्टिकल्स में नहीं, मतलब कंपनीज एक्ट लिख सकता है, मतलब कोई भी अमाउंट कंपनीज एक्ट लिख सकता है कि अगर इससे कम का अगर इसने ट्रांजैक्शन किया है इस कंपनी में इस साल में या पिछले 2 साल में, या नॉर्मल कोर्स में क्या है कि जितनी इसकी टोटल इनकम है उससे 10% से नीचे, मतलब 10% या उससे नीचे तक का ही इसने ट्रांजैक्शन किया अपनी टोटल इनकम के, 10% या उससे नीचे का ही अगर इसने ट्रांजैक्शन की है इस साल में या पिछले 2 साल में इस कंपनी में, इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में, तो भी ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस देखने के लिए कितने सारे क्राइटेरियाज हैं, माय गॉड। चलो एनी हाउ करते हैं जैसे भी है, मैं जस्ट एक बार ही चेक करना चाहता हूँ कि कहाँ तक चल रहा है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट। अच्छा उसके बाद भी यही चलेगा, चलो। Clarifications issued by MCA as regards the pecuniary interest in certain transactions. MCA by its circular number this and this on this date has clarified that अगर कोई ट्रांजैक्शन एंटर की जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द्वारा एक कंपनी के साथ में, इज एट पार with any member of the general public and at the same price and is payable or paid by such member of public, then it would not attract the bar of pecuniary relationship under section 149(6)(c), and therefore an independent director will not be said to having any pecuniary relationship under this section in such cases. This clarification has been issued by the MCA considering the provisions of section 188 which take away transactions in the ordinary course of business at arm's length price from the purview of related party transactions. अब देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप एक बन जाती है एक पर्सन की एक कंपनी के साथ, अगर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है। अब एमसीए अपने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई कर रहा है कि मान लो कि अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन कभी इस साल में या पिछले 2 साल में अगर करी भी है, मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहे हैं जिस बंदे को, अगर इस साल में या पिछले 2 साल में अगर उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एक कंपनी के साथ की है कि जिसमें जो बाहर प्राइस लगा रहे थे कंपनी अपने कस्टमर्स को या जनरल पब्लिक को जो प्राइस लगा रहे थे, उसी प्राइस पे ही ये ट्रांजैक्शन जो हुई है
एग्जीक्यूट हुई है इस पर्सन के साथ जिसको अपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस केस में ये पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, क्योंकि इसको खास नहीं ना ट्रीट किया, इसको कोई सस्ता नहीं लगाया कोई प्रोडक्ट, या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मान लो इसने डिपॉजिट्स रखे, इसने पैसा रखा, तो इसको मान लो जैसे ज़्यादा कोई अगर इसको कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब इसको सब कुछ वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे जनरल पब्लिक को जो प्राइस लगा रहे थे या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता था, वही सब कुछ इसके साथ किया जा रहा है। सेम तरीके से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जा रही है सेम प्राइस पे इसके साथ ना। तो ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, तो उस केस में इसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा कंपनी के साथ में, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम नॉमिनी डायरेक्टर पढ़ चुके हैं कई बार ना। तो अब एक बार ही देख लेते हैं फटाफट से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है। रेपिटेशन ज़रूरी है तभी याद होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और आई एम श्योर जो पहला अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं कंपनी लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे ये सब। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, अच्छा पहले पहले कहता कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के, तो पहले तो अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर, या अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर है, फिर तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। तो इनको छोड़ के कौन बन सकता है? जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिसको अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये आदमी इज्जतदार आदमी है, ही हैज इंटेग्रिटी, ही पोजेसेस द रेलेवेंट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, इसको भी ये सब कुछ जानता है, एक्सपीरियंस्ड है और इज्जतदार आदमी है, ठीक है। गवर्नमेंट के केस में ये जजमेंट किसकी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह? वो मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, और जो इंचार्ज है एडमिनिस्ट्रेशन की उस गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी को भी तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री चला रही है ना गवर्नमेंट की ही, कोई ना कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ना उस गवर्नमेंट कंपनी को, चला रहा है कोई तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो मिनिस्ट्री या वो डिपार्टमेंट जो उसको चला रहा है, वो उसके अगर ओपिनियन में कोई डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करना है, अगर वो एक्सपीरियंसड है, एक्सपर्टाइज है उसमें, और अगर वो ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, जो आदमी ना तो इस कंपनी का प्रमोटर रहा है कभी, ना अभी है ना कभी था, इस कंपनी का और इस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज का प्रमोटर नहीं है, ना कभी था, और जो इस कंपनी से रिलेटेड, मतलब जो इस कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी या इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं या एसोसिएट कंपनी के, उनसे रिलेटेड भी नहीं है, ना इस कंपनी का प्रमोटर है और ना प्रमोटर से रिलेटेड है, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है जो इस कंपनी की, या इस खुद इसी कंपनी के ना तो प्रमोटर है और ना उससे रिलेटेड है प्रमोटर से, ठीक है। पेक्यूनियरी इसकी रिलेशनशिप नहीं है इस कंपनी के साथ में, other than remuneration as such director or having transaction not exceeding 10%. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब ये अपॉइंट करेंगे तो बस उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सिर्फ जो रेमुनरेशन है वही मिलती है उसको, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और कुछ नहीं मिलता, जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिलती है वो तो मिलेगी उसको ना, सैलरी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलती है, उसके अलावा इसकी कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं रही है, ना इस साल में ना पिछले 2 साल में, पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल मींस कि जिस साल में अपॉइंट कर रहे हैं उसको एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस साल में, और उसके पिछले पिछले इमीडिएटली 2 साल में भी इसका जो ट्रांजैक्शन में अगर किसी इंटरेस्ट था, अगर इसका मान लो, तो जो इसकी टोटल इनकम है उसका 10% बना वो इंटरेस्ट, उससे ज्यादा नहीं था, ठीक है। ना इस कंपनी के साथ, ना इस कंपनी की होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, ठीक है, ना इस साल में ना पिछले 2 साल में। 10% ऑफ द टोटल इनकम वाला ये रूल याद रखना है, बस इतना ही इंटरेस्ट हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और एमसीए ने सर्कुलर के अकॉर्डिंग बता दिया हमें कि पेक्यूनियरी इंटरेस्ट सर्टेन ट्रांजैक्शंस में कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता। जो बाहर पब्लिक को प्राइस लग रहा था, या प्राइस जो पेबल है पब्लिक द्वारा, जब अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है बाहर पब्लिक को,
या कोई सुविधा दे रही है, सर्विस दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो जो प्राइस पेबल है बाय जनरल पब्लिक, अगर उसी प्राइस पे इसको भी सर्विस या वो प्रोडक्ट बेचा गया इस बंदे को, तो उस केस में फिर इसको कोई स्पेशल तो ट्रीट नहीं ना किया गया, तो इस केस में नहीं मानेंगे हम कि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप इसकी नहीं मानेंगे, ना इसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट मानेंगे इसका कंपनी में। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर भी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर हमें पता है क्या होता है। ठीक है, further wide above referred general circular, it is also clarified that after consultation with SEBI that pecuniary relationship does not include receipt of remuneration for from one or more companies by way of fee provided under section 197(5), reimbursement of expenses for participation in the board and other meetings, and profit related commission approved by the members in accordance with the provisions of Companies Act. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो रेमनरेशन मिल रही है कंपनी से, अब वो तो मिलेगी ना। उस अगर अब रेमनरेशन मिलने पे थोड़ा ना कह देंगे कि यार ये तो कंपनी से मतलब इसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है कंपनी में, रोटी तो खाएगा ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पॉलिसीज बना रहा है, बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंपनी की ऑनेस्ट फंक्शनिंग के लिए वो जिम्मेदार है, बाकी डायरेक्टर्स को गलत काम करने से वो रोकता है, तो उसके पैसे जितनी उसकी फीस बनती है या जितनी उसकी रेमनरेशन कंपनी से एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनती है, जो उसकी तनख्वाह है या जो उसकी फीस है, उतनी तो उसको मिलेगी ना। उस केस में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं बन जाएगी कि हाँ भी अगर ठीक है। और बोर्ड और अदर मीटिंग्स में जो इसके खर्चे हुए, ठीक है, तो वो कंपनी उसको रीइंबर्समेंट करेगी, वो खर्चे रीइंबर्स करेगी ना। जो खर्चा हुआ है वो अपनी जेब से थोड़ा करेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई होल टाइम डायरेक्टर तो है नहीं, तो ये कभी कभी आता है और ये पॉलिसीज बनाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो इसके खर्चे कंपनी इसको रीइंबर्स करेगी और उस केस में इसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि खर्चे तो वापस मिलेंगे ही, रेमनरेशन भी इसको मिलेगी फीस के तौर पे। ठीक है, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। जनरल मीटिंग में अगर शेयर होल्डर्स ने बोल दिया कि हाँ भी प्रॉफिट में से इसको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, तो उस वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया रेजोल्यूशन पास करके कि हाँ भी कंपनी के प्रॉफिट में से इतने परसेंट कमीशन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल सकता है। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया, कंपनी कोई सीक्रेटली थोड़ा ना इसको पे कर रही है, तो ओपन में सब कुछ कंपनी दे रही है ना। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स खुद डिसाइड कर रहे हैं कि इसको इतना कमीशन देना है प्रॉफिट में से, तो उसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल नहीं उठेगा उस केस में। ठीक है, तो तनख्वाह जो इसको मिलती है कंपनी से, रेमनरेशन मिलती है, या जो इसको फीस मिलती है, या इसको जो खर्चों की रीइंबर्समेंट होती है बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और बाकी मीटिंग्स में, और इसको जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, मेंबर्स जिसको डिसाइड करते हैं मीटिंग में, अप्रूव करते हैं, ठीक है, वोट करके रेजोल्यूशन पास करके, तो ये तीनों चीजें अगर इसको मिलेंगी तब भी इसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल नहीं आएगा, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कब नहीं मानी जाती? अगर इस साल में या पिछले 2 साल में अगर इसने कोई ट्रांजैक्शन भी की है कंपनी के साथ में, और उस ट्रांजैक्शन में इसका जो इंटरेस्ट है वो इसकी टोटल इनकम से 10% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के हमने बाकी क्राइटेरियाज ऊपर पढ़े कि ये प्रमोटर नहीं है इस कंपनी का, या इसकी एसोसिएट या होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का, या उनका रिलेटिव नहीं है, प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, और दूसरा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या मिनिस्ट्री को या जो डिपार्टमेंट चला रहा है गवर्नमेंट कंपनी को, उनको लगता है कि ये इंटेग्रिटी का आदमी है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। As per notification number 463 dated this, as amended by notification number A, Section 149(6)(c) shall not apply in case of government company only if it has not committed a default in filing its financial statements under Section 137 या फिर Section 92 में एनुअल रिटर्न ROC के पास। तो वही बात है कि मतलब पढ़ लेते हैं कि ये Section 149(6)(c
तो ये अभी आएगा आगे 149(6)(c ना, अभी ये डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये गवर्नमेंट कंपनी में अगर किसी को अपॉइंट कर रही है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो उनको उनके केस में उनको कोई डिक्लेरेशन नहीं लेनी होती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ना। 149 अभी कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में जो मेंशन था ऊपर ना 149(6)(c में, तो कहता कि ये डिक्लेरेशन इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जो है नहीं लेनी होती गवर्नमेंट कंपनी को, कि हाँ अभी जब वो गवर्नमेंट कंपनी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो उनको ये डिक्लेरेशन नहीं देनी होती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस की। लेकिन ये एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को तभी है, वही कंडीशन, ये वही एग्जेम्पशन जो इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने टाइमली सबमिट करनी है और आरओसी को रिटर्न सबमिट करनी है एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में टाइमली। ठीक है, अच्छा इंडिपेंडेंस